हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। कल मैंने क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था सन 1913 में, जिसको मैंने गलती से बता दिया था 1935, जो कि गलत है, जिसके लिए कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। तो आप सभी का थैंक यू। तो इसी बात पर हम अभी तक जितने भी भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया उन सभी के एक बार नाम देख लेते हैं। तो अभी तक 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया। ये 5 भारतीय कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में, 1930 में सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 2014 में पाकिस्तान की यूसुफ जई मलाला के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। तो ये हैं 5 भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इसी प्रकार से 4 अन्य व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। ये 4 अन्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? ये हैं इंडियन बोर्न नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति। कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज दिया गया उस समय इनके पास नागरिकता भारतीय नहीं थी। ये सारे अमेरिकन नागरिकता वाले व्यक्ति हैं, यानी कि इनका जन्म भारत में हुआ था। जिस समय इनको पुरस्कार दिया गया उस समय इनके पास नागरिकता अमेरिकन थी, ना कि भारतीय। ये 4 व्यक्ति कौन हैं? 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिकल के क्षेत्र में, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में, 2009 में वेंकट रमन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से 5 + 4 टोटल 9 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है जिनका संबंध भारत से है और इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन गलत हैं। तो आपको याद रखना है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस साल जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 का थीम था। अब आपको दलहन यानी कि पल्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कानपुर शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर शहर से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? कानपुर शहर को लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, कानपुर शहर को मानचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मानचेस्टर शहर है ये यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के कारखाने हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े के कारखाने हैं कानपुर में, इसीलिए कानपुर को मानचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। और भारत का पहला मेगा लेदर पार्क भी स्थापित किया जाएगा कानपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है? तो दालों के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला, अब आपको कुछ कृषि से संबंधित क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 5-6 महीने से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। क्वेश्चन क्या है,
भारत में कृषि उपज के समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो 23 फसलें हैं उन पर एमएसपी दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और ये जो एमएसपी है इसका निर्धारण किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। वर्तमान में टोटल 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका देश के एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में किस खाद्यान्न के उत्पादनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है उड़ीसा के कटक शहर में। और अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको, विश्व दलहन दिवस, जो विश्व दलहन दिवस है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को हर साल। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली के रोम शहर में। वर्तमान में एफएओ के प्रमुख हेड हैं क्यू डोंगियो, जो कि चीन देश से हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इसी प्रकार से खाद्य से रिलेटेड एक दूसरी संस्था का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका भी मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुखिया हैं, हेड हैं डेविड बासले, और इसको पिछले साल 2020 में शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन को पिछले साल 2020 में शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जान लेते हैं कि आखिर में है क्या। तो जो बरसात के समय जिसको बोलते हैं बिजली गिरना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, लाइटिंग स्ट्रोक, और इसी को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तड़ित आघात। जो बरसात के समय बादलों से बिजली गिरती है, तो उसके रिसर्च के लिए एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी उड़ीसा के बालासिनोर जिले में, जो कि भारत में इस प्रकार की पहली प्रयोगशाला है। ये प्रयोगशाला किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी भारत के मौसम विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा के बालासिनोर जिले में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा, जो कि एक प्रयोगशाला है जहां पर रिसर्च किया जाएगा, शोध किया जाएगा, जो बरसात के समय बिजली गिरती है तो उससे मानव मृत्यु तथा जो संपत्ति का नुकसान होता है उसको कम कैसे किया जाए। यहाँ पर बात की गई है भारत के मौसम विभाग की, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके स्थापना वर्ष से, तो आपको याद रखना है भारतीय मौसम विभाग विज्ञान की स्थापना की गई थी 1875 में। यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पिछले साल 2020 में पेटा इंडिया संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। दूसरा, भारत के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था पिछले साल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में।
और 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में। उड़ीसा से आपको एक मंदिर का नाम याद रखना, इस मंदिर का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसी प्रकार से उड़ीसा राज्य से आपको एक झील का नाम याद रखना, इस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। चिल्का झील भारत का पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 1981 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में पहली रामसर साइट जिसको दर्जा दिया गया था 1981 में, यह है चिल्का झील। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। और चिल्का झील से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, भारत में एकमात्र जगह चिल्का झील है जहां पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं इरावदी डॉल्फिन जो कि एक प्रकार की मछली का प्रकार है। इरावदी डॉल्फिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती हैं, उड़ीसा के चिल्का झील में। जो इरावदी डॉल्फिन है, इनको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इंडेंजर्ड यानी कि वनरेबल विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनकी जो संख्या है लगातार घटती जा रही है। पिछले साल 2020 में जब सर्वे हुआ था, उस समय इरावदी डॉल्फिन की जो संख्या थी ये थी 146। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इरावदी डॉल्फिन भारत में कहाँ पाई जाते हैं, तो आपको उत्तर देना होगा उड़ीसा के चिल्का झील में। अब हम जान लेते हैं कि इनका इरावदी डॉल्फिन नाम क्यों है। क्योंकि इरावदी के नाम से म्यांमार में एक नदी है जो कि म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी में सबसे ज़्यादा इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम है इरावदी डॉल्फिन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है, जो इरावदी नदी है ये म्यांमार देश की सबसे प्रमुख नदी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना, जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड, जिसे हम ET अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ET जो कि एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ET अवार्ड्स के द्वारा बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। और इन्हीं पुरस्कारों में एक दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया है आदर पूनावाला को। और इन पुरस्कारों की जो कमेटी थी, उस कमेटी के हेड थे गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ द ईयर के जो पुरस्कार हैं, इनकी जो निर्णायक कमेटी थी, उस कमेटी के हेड थे, जूरी के अध्यक्ष थे गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई। यहाँ पर बात की गई है आदर पूनावाला की, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। आदर पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही कोविशील्ड नाम का कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया गया है। अब आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का शुरुआत हुआ था 16 जनवरी को। सबसे पहले फेज में
भारत के जो हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया जाएगा। भारत सरकार ने भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन को अनुमति दिया है। कौन कौन सी? पहली है कोविशील्ड, जिसको बनाया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने कोविन नाम का ऐप तैयार किया है और कोविड-19 के प्रशासन के लिए जो गठित समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आर.एस. शर्मा को। बजट 2021 में बताया गया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, आवंटित किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। बजट 2021 में कोविड-19 टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया था जिसका नाम था कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 नहीं, क्योंकि पहली बार जारी किया गया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही 86, जो कि बहुत ही खराब है। भारत ने जो वैक्सीन डेवलप किया है तो ये वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को दिया है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव। तो उन सब देशों को जो वैक्सीन दिया गया उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस प्रोग्राम का नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है? तो हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया टेरी संस्था के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि टेरी क्या है। टेरी भारत का एक प्रमुख पर्यावरण से संबंधित इंस्टीट्यूट है। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा और संसाधन संस्थान। टेरी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। टेरी जो कि भारत में ऊर्जा तथा पर्यावरण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए एक प्रमुख शोध संस्थान है। अब आपको भारत के 2 संस्थानों के नाम याद रखने हैं जो कि ऊर्जा तथा पर्यावरण से रिलेटेड हैं। पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी 2015 में। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको 2 देशों ने मिलकर बनाया है। कौन कौन से देश? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया है। वर्तमान में इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। इसी प्रकार से दूसरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नीरी। यहाँ से सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है फुल फॉर्म तथा मुख्यालय। नीरी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर में है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका ने फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। फिर से क्यों? क्योंकि जब ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में तो ट्रंप सरकार ने तथा इजराइल देश, 2 देशों ने UNHRC से अपना जो मेंबरशिप है इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद जब दोबारा से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं तो फिर से UNHRC में अपनी सदस्यता को कायम रखने के लिए घोषणा किया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका ने फिर से अपनी मेंबरशिप के लिए घोषणा किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। भारत भी UNHRC का मेंबर देश है। हाल ही में UNHRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फिजी देश की राजदूत नजहत शमीम खान को। फिजी देश की राजदूत नजहत शमीम खान को हाल ही में UNHRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
अब यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। जैसे भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इनमें से 2 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अलास्का और हवाई। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलास्का का संबंध किस देश से है। तो अलास्का तथा हवाई अमेरिका के 2 राज्य हैं, स्टेट हैं। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला भव्या लाल को। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाएगा। भारत अमेरिका के साथ मेनली 4 एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 4 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? पहला है वज्र प्रहार, दूसरा है युद्ध अभ्यास, तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ और चौथा है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में टोटल 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये लिखी गई है संगीत पाल चौधरी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पुस्तक का कवर पेज जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जो कि लिखी गई है संगीत पॉल चौधरी के द्वारा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दिया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को शुरू किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के अंतर्गत दिल्ली स्कूलों में कक्षा 9 के जो छात्र हैं, कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से 2 अन्य योजनाओं के नाम याद रखने हैं। एक है निःशुल्क कोचिंग सुविधा जिसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय जो प्रोग्राम है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसी प्रकार से गरीब बच्चों को फ्री में IAS तथा PCS की कोचिंग देने के लिए केरल सरकार ने एक योजना शुरू किया है, इसका नाम है वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम। वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की। दिल्ली जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा भारत की राजधानी भी दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया था। वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को भी शुरू किया था। रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू किया था और कोरोना वायरस में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना को शुरू किया गया था। दिल्ली में एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका नाम है असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बेंगलुरु हवाई अड्डा जो कि अपने कस्टमर्स को अच्छी सुविधा देने के लिए वॉइस ऑफ द कस्टमर नामक पुरस्कार जीता है। जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है इसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है और बेंगलुरु में ही है इसरो का मुख्यालय, इसीलिए बेंगलुरु को भारत की स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है।
भारत में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियों का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया या आईटी सिटी ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बेंगलुरु शहर को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में लांदर या सहतूत बांध निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो जो लांदर नाम का बांध है, डैम है, ये बनाया जाएगा अफगानिस्तान देश में और इस डैम का निर्माण किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार ने अफगानिस्तान देश की सरकार के साथ समझौता किया है। जो लांदर नाम का बांध है, इसी का दूसरा नाम है सहतूत और ये बांध बनाया जाएगा अफगानिस्तान देश में काबुल नदी पर। तो ये आपको याद रखना है, लांदर नाम का बांध जो कि अफगानिस्तान देश में काबुल नदी पर बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक बांध का नाम और आपको याद रखना, इसका नाम है सलमा डैम। सलमा डैम जिसका दूसरा नाम है फ्रेंडशिप डैम, इसको भी भारत के द्वारा बनाया गया है जो कि अफगानिस्तान देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 2016 में किया गया था। तो दोनों बांध के नाम आपको याद रखना है, सलमा डैम या फ्रेंडशिप डैम, लांदर बांध या सहतूत बांध जो कि अफगानिस्तान देश में स्थित हैं। अफगानिस्तान देश कहाँ है? ये है अपना भारत, उसके ऊपर पाकिस्तान और उसके ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि साउथ एशिया में स्थित एक देश है। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी और अफगानिस्तान देश की मुद्रा है अफगानी। अब आपको अफगानिस्तान देश से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। मेनली 5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान देश की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो जिस प्रकार से अपने देश की पार्लियामेंट का नाम है संसद, उसी प्रकार से अफगानिस्तान देश की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। दूसरा क्वेश्चन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल सीमा है, लाइन है, इसका नाम है डूर एंड लाइन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, जो कि है 106 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है जम्मू कश्मीर राज्य से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कौन सा जम्मू कश्मीर है? ये वो जम्मू कश्मीर है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हमारे पास इस समय जो कश्मीर है, उस कश्मीर की बात यहाँ नहीं की जा रही। ये वो कश्मीर है जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, जो कि 106 किलोमीटर है। ये लगती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट कौन है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार भारत का दुनिया का सबसे खराब, सबसे फिसड्डी पासपोर्ट है अफगानिस्तान का और सबसे अच्छा पासपोर्ट है जापान देश का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है, आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश कौन है? तो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, टोरेक्स सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है? तो टोपेक्स नाम का जो सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाता है भारत की नौसेना के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भारत की नौसेना के द्वारा यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार गेम एक्सरसाइज है। यहाँ पर टोपेक्स का फुल फॉर्म भी है, टोरपेक्स का फुल फॉर्म भी है। टोरपेक्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज जो कि टोरपेक्स का फुल फॉर्म है, जो कि भारतीय नेवी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये आयोजित की जाती है इंडियन नेवी के द्वारा, लेकिन इसमें तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना भी सहयोग करती हैं।
वर्तमान में भारतीय थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नौसेनाध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं, जो कि भारत के पहले सीडीएस बने हैं, जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा कम से कम अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा टारगेट है कि इस महीने के आखिरी तक हमारे वीडियो पर डेली 2000 व्यूज़ आएँ। इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल देखने के बारे में ज़रूर बताएं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।